Hello everyone, welcome to my channel. I am Neel Kamal and today we are going to learn Socialism in Europe and the Russian Revolution. तो इस चैप्टर का एक वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और दूसरी वीडियो डालने में मुझे थोड़ी सी देर हो गई, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज जो टॉपिक हम लोग लेके आए हैं क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं टॉपिक वाइज आपको समझा सकूँ, तो आज जो टॉपिक हम लोग लेके आए हैं वो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का नाम सुन के आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम ये तो इंग्लैंड में हुआ था, आप रशिया में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात बोल रही हैं। पर एक्चुअली ठीक है, ये स्टार्ट इंग्लैंड से हुआ था लेकिन धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलने लगा था और रशिया में तो काफ़ी देर से स्टार्ट हुआ था। ये मैं बताना चाहूँगी, जार पीटर द ग्रेट के समय में इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ था। देखो उसके पहले क्या था ना, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लो तो समझ में आ जाएगा कि पूरे यूरोप में एक तरह से सोसाइटी जो थी वो 3 भाग में बटी हुई थी। ठीक है, यूरोप में रशिया का सीन थोड़ा सा अलग था। रशिया का इसलिए अलग था कि यहाँ पे जो सोसाइटी थी वो 3 नहीं बल्कि 2 भाग में बटी हुई थी। ठीक है, मोर और लेस देखने से आपको लगेगा 3 है, बट एक्चुअली ये 2 भाग में बटी हुई थी। एक तो आपके नोबल्स हो गए थे, है ना, और दूसरे जो थे, जो इम्पॉर्टेंट वर्ग था वो था कृषक दासों का, यानी वहाँ पे सर्फडम की प्रथा प्रचलित थी, कृषि दास की प्रथा प्रचलित थी। और ये कृषि दास जो थे वो सबको सर्व करते थे। आपको ध्यान होगा कि रशिया जो थी वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी और इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पॉकेट्स में ही हुए थे, बहुत ज़्यादा नहीं हुए थे। तो बात करते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से हुआ क्या। जब रशिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ लेट 1800 में स्टार्ट हुआ वहाँ पे। ठीक है, 1800 में जब रशिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, रशिया में जो ये समय था वो सामाजिक और आर्थिक बदलाव का समय था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो हालांकि मैं ये कहना चाहूँगी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ लो तो वो सभी जगह पे एक जैसा ही लागू होता है, फिर चाहे वो रशिया हो, इंडिया हो या वर्ल्ड का कोई सा भी पार्ट हो। जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आपको बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा ये बात। आपको ध्यान ये रखना है रशिया के कॉन्टेक्स्ट की यदि मैं बात करूँ कि यहाँ पे हम समाज बदलने की बात कर रहे थे और समाज बदलने में कौन से तरीके अपनाए जाएँ। इनमें लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स थे और मैंने कहा था कि मैं आगे चल के एक और ग्रुप का नाम इसमें ऐड करूंगी, तो तब तक के लिए वेट करो। ठीक है, और यहाँ पे ये समझने की कोशिश करो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इसका 2 एस्पेक्ट होता है, एक तो पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। ठीक है, पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होगा, जहाँ कहीं भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहाँ अर्बनाइजेशन होना ही होना है। ये एक दूसरे से जुड़े हुए पार्ट हैं जिनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। पूछो कैसे, चलो हम लोग जिस एरिया में रहते हैं यहीं का एग्जाम्पल ले लेते हैं और हम एक बहुत फेमस शहर का नाम सुनते हैं, नोएडा नोएडा नोएडा। ठीक है ना, आप सोचते हो कि नोएडा एक अलग शहर है, बिल्कुल अलग शहर है, लेकिन ध्यान रखना है आपको कि नोएडा का जो फुल फॉर्म है यदि आप उसको याद रखिए तो क्या है। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ कहीं भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो जनरली आपने देखा होगा कि ये मिडल ऑफ द सिटी में नहीं होता, ये आउटस्कर्ट एरिया में होता है। तो आउटस्कर्ट एरिया में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो पॉजिटिव चीज़ ये है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लोगों को काम मिलता है, आसपास का एरिया जो है वो डेवलप होने लगता है। ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ एक इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, वो भी हम देखेंगे। पहले मैं आपको बता दूँ, इतने देर में यदि किसी ने जवाब नहीं दिया कमेंट बॉक्स में कि नोएडा का फुल फॉर्म क्या है और क्यों ज़रूरी है यहाँ पे ये बताना, क्योंकि हम जिस शहर में रहते हैं उसकी बात कर लें तो इसका फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब ये शहर क्यों इस तरीके से बना, क्योंकि आप देखो कि इनिशियली जो था वो ओखला एक जगह थी, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था और वहाँ पे धीरे धीरे करके शहर इतना ज़्यादा बस गया कि वहाँ पे रहना दूभर हो गया लोगों का, और फिर दूर कहीं एक दूसरे जगह पे और भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ जिस जगह का नाम नोएडा रखा गया। ठीक है, तो मैं ये बता रही थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का संबंध जो है वो अर्बनाइजेशन से है। वो इस तरीके से कि देखो मिडल ऑफ द सिटी में तो इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की नहीं जाएगी, तो ये जब कभी भी इस्टेब्लिश की जाती है तो ये दूर दराज के इलाकों में आउटस्कर्ट पे इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे इंडस्ट्री जब इस्टेब्लिश की जाती है तो धीरे धीरे करके वहाँ पे अर्बनाइजेशन होना स्टार्ट होता है। वहाँ ज़रूरत के चीज़ें हैं, मान लो एक दूर दराज के इलाके में एक इंडस्ट्री हुई है तो पहले पॉजिटिविटी क्या होगी कि वहाँ लोगों को जॉब मिल जाएगा, वहाँ लोगों को
आसपास में ही लोग रहना शुरू हो जाते हैं और उनकी सुख सुविधाओं की चीज़ आसपास धीरे धीरे करके मिलना शुरू हो जाती है, तो वो एक नए शहर के रूप में उभर कर सामने आता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का दो पक्ष है, जैसा कि मैंने बोला, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव पक्ष तो ये है कि ठीक है, लोगों को जॉब मिल गया, लोगों की नौकरी लग गई, है ना। लेकिन इसका एक नेगेटिव पक्ष भी है, और वो ये कि इंडस्ट्रीज़ में देखो काम करने वाले लोग कौन होते हैं। इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग जो होते हैं वो वर्कर्स होते हैं। तो इनकी ऑल ओवर वर्ल्ड की ये बात है, रशिया के कॉन्टेक्स्ट की भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही चीज़ है यदि इसके कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो। सबसे पहली बात, जहाँ पे इंडस्ट्री वर्ड आपने देखा वहाँ आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है ये ध्यान रख लीजिएगा। इसके प्रॉब्लम्स को आपको लिखना है, ठीक है। और पहला प्रॉब्लम होगा हमेशा ही वर्कर से रिलेटेड जो होगा, तो उसके वेजेस का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। वेजेस जो है वो लेस रहेंगे, बहुत कम रहेंगे। जितना काम कराया जाता है उसके एवज में उतने पैसे उनको नहीं दिए जाते हैं पर डे के हिसाब से। और बड़ा ही खूबसूरत सा लाइन है आपके बुक में कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन टू द फैक्ट्रीज़। अब यहाँ पे भी वेजेस को हम लोग अलग से यदि समझने की कोशिश करें रशिया के संदर्भ में, और पूरी जगह पे, क्यों रशिया की हम लोग खाली बात करें, रशिया का तो एग्जाम्पल है और हमारे बुक में है तो हम उसको पढ़ेंगे, बट कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो हमें सब जगह का ही चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैन वुमेन और चिल्ड्रन ये पहुँच गए फैक्ट्रीज़ में, जाहिर सी बात है काम करने के लिए पहुँचे हैं, वेजेस इनको कम मिलेगा। यहाँ पे देखो डिस्क्रिमिनेशन होगा, जो मेन होंगे उनको वेजेस ज़्यादा मिलेंगे, जो वुमेन होंगी उनको अपेक्षाकृत कम मिलेगा, और जो बच्चे हैं उनका तो सोच लो बिस्किट दे के टरका दिया जाएगा, या फिर बहुत ही नॉमिनल पैसे उसको पे किए जाएंगे। तो एक ये समस्या हो गई। दूसरी समस्या होती है उनके वर्किंग आवर्स के, जो काफ़ी लंबे होते हैं, बहुत लंबे घंटे तक उन्हें काम करना पड़ता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, और वो भी फिक्स आवर्स नहीं होते हैं। जैसे ऑफिस का एक फिक्स आवर्स होता है ना कि ठीक है भाई 9 बजे स्टार्ट हुआ, 5 बजे ख़त्म हो गया, लोग घर आ गए, उनका ऐसा नहीं होता। उनका जो वर्किंग आवर्स होता है ना वो बहुत लेंदी होता है, बहुत लंबा होता है, थकाने वाला होता है बिल्कुल। ये प्रॉब्लम होती है उनकी। तीसरी समस्या होती है उनकी सैनिटाइजेशन की, क्योंकि जिस एरिया में वो रहते हैं और जहाँ भी उनको रहने का जहाँ भी जगह दिया जाता है या वो रहते हैं, वो एरिया बहुत ही ज़्यादा गंदगी से भरा हुआ होता है, वो एरिया बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं होता है। तो यही सब बातें होती है जिसको वो डिमांड के रूप में उठाते हैं। और हम यदि यहाँ के संदर्भ में, रशिया के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ध्यान होगा आपको कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो शुरू तो हो गया था जार पीटर द ग्रेट के टाइम में, यानी लेट 1800 में स्टार्ट हुआ था। ऑल्दो ये काफ़ी लेट था, क्योंकि बाकी यूरोप के देशों की तुलना में रशिया में काफ़ी देर से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि रशिया आपको ध्यान होगा कि बहुत पहले एक गरीब देश था। आज के संदर्भ में यकीन नहीं होगा, आज का न्यूज़ देखोगे तो आपको लगेगा नहीं कि रशिया कभी गरीब भी था, बट एक समय था जब रशिया बहुत ज़्यादा गरीब था और इसकी काफ़ी जनसंख्या जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर थी, तो गरीबी बहुत ज़्यादा थी। और जब पॉकेट्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुए थे तो बहुत सारे लोग शहरों में आ गए थे काम करने के लिए, पर उन्हें इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही थी। तो अब करना क्या था? जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ बदलाव करने की बात होगी। और बदलाव क्या होगा आपको ये ध्यान रखना, 3 ग्रुप को हमेशा याद रखिए, उसको साथ साथ लेते चलिए, कंजर्वेटिव, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। चौथा ग्रुप मैं बाद में बोलूँगी, अभी पहले वीडियो में भी बताया था कि मैं चौथे ग्रुप के बारे में बताऊँगी। यहाँ पे आप देखिए कि कंजर्वेटिव को तो पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि ये किसी तरह का बदलाव बिल्कुल दिल से नहीं चाहते थे, ठीक है। ऊपर दिखाने के लिए कुछ भी बोलना हो कि हाँ ठीक है हम भी चाहते हैं कि चेंज हो, लेकिन जो है पुरानी चीज़ों को इज्जत दी जाए और ये चेंज जो है वो बहुत ग्रेजुअली हो। पर ये सब देखो, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और थे कंजर्वेटिव्स के, वो असल में कोई चेंज चाहते नहीं थे। अब रही बात लिबरल्स और रेडिकल्स की, और ये समाज को बदलना चाहते थे। आप बोलोगे समाज का इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या लेना देना है? भाई अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहाँ अर्बनाइजेशन होगा, एक समाज क्रिएट होगा, वहाँ पे एक नया समाज बनेगा वहाँ पे। लेकिन उस समाज में बदलाव कैसे आएगा? तो एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्री थी ना, यहाँ की बात बोल रही हूँ, रशिया की बात बोल रही हूँ, कि जितनी भी इंडस्ट्री थी वो ज़्यादातर लिबरल्स और रेडिकल्स की थी, और ये लोग तो बदलाव चाहते थे। ये मुख्यतः 3 चीज़ मुहैया कराना चाहते थे उन मज़दूरों को जो वर्क फोर्स इकॉनमी में लगी हुई थी, उनको ये 3 चीज़ मुहैया कराना चाहते थे। पहला कि ये चाहते थे कि ये हेल्दी रहें। अब अनहाइजीनिक एरिया रहेगा तो वहाँ पे ये हेल्दी नहीं रह सकेंगे, तो उसमें बदलाव होगा, जाहिर सी बात है। तो ये चाहते थे ये हेल्दी रहें, ये एजुकेटेड हो, ठीक है। और तीसरा, यदि इनके फ्रीडम को इंश्योर कर दिया जाए तो
इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट भी होगा, इनका ये कहना था। और यही वजह थी कि जो लोग इनसे सहमत थे उन लोगों ने उस दौरान काफ़ी मूवमेंट्स किया, बहुत सारी रैलीज़ निकाले और इन बातों को सामने रखा कि ठीक है, इस चीज़ को हम चाहते हैं, ये हमारी डिमांड है कि हमें ये चीज़ मिले। यहाँ पे आता है एक चौथा ग्रुप, कंजर्वेटिव, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड नाउ द फोर्थ ग्रुप इज़ नेशनलिस्ट। ये नेशनलिस्ट जो थे, अब अंतर देखिएगा, ये बाकी जो 3 ग्रुप थे उसमें कंजर्वेटिव को तो हमने किनारे छोड़ दिया हुआ, बाकी जो 2 ग्रुप थे वो समाज बदलना चाह रहे हैं, और अब ये जो नेशनलिस्ट आया ना, ये पॉलिटिकल सिस्टम को बदलना चाह रहा है। नेशनलिस्ट जो आए वो ये कह रहे हैं कि भाई 1815 के बाद जो गवर्नमेंट पूरी यूरोप में आ गई है, इस तरह की गवर्नमेंट हमें हमारी कंट्री में नहीं चाहिए। तो भाई किस तरह की गवर्नमेंट आई हुई थी 1815 के बाद? तो 1815 यूरोपियन हिस्ट्री में एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है बच्चों, जिसमें कि वाटरलू के मैदान में नेपोलियन की हार हुई थी। और उसके बाद आपको ध्यान होगा कि यूरोप में इस समय में मोनार्की थी, बहुत सारे देशों में मोनार्की चल रही थी। और अब ये जो नेशनलिस्ट आए ना, इन्होंने बोला कि नहीं भाई, हमें ये सिस्टम नहीं चाहिए। फ्रांस से अलग ही प्रेरणा इनको मिल ही चुकी थी कि ठीक है, जब फ्रांस में बदलाव हो रहा है तो हमारे देश में क्यों नहीं। तो इनका ये कहना था कि नहीं, हमें तो भाई जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें बदलाव लाना है। अब क्या है, यहाँ पे ये एक हो गए। एक कैसे हो गया कि देखो, समाज और पॉलिटिक्स इनको अलग नहीं किया जा सकता। समाज में बदलाव होगा तो पॉलिटिक्स में चेंज होना ही होना है, और पॉलिटिक्स यदि चेंज होगा तो समाज में बदलाव होना ही होना है। सीधी सी बात यदि देख लीजिए, जैसे मोनार्क है, मोनार्क के अंदर जो लोग रहेंगे उनको हम सिटीजन्स नहीं कह सकते हैं। मोनार्क यदि है किसी देश में, मोनार्की है, तो वहाँ के लोगों को हम सब्जेक्ट कहेंगे। और जहाँ कहीं भी डेमोक्रेसी है वहाँ पर जो भी लोग हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम नागरिक कहेंगे। तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि नेशनलिस्ट लोग चेंज करना चाहते थे सत्ता को, और लिबरल्स और रेडिकल्स चेंज करना चाहते थे समाज को। हो गई दोस्ती। और अब ये दोस्ती क्या रंग लाएगी, इसे हम देखते हैं अपनी अगली क्लास में।